लिटिल ब्लैक ने जादुई क्रिस्टल को अपने मुंह में पकड़े हुए खुशी से चिल्लाया और अकेले खेलने के लिए दौड़ पड़ा। जल्द ही गिल्ड के कई सदस्य बाजार से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के ड्रमों को लेकर आए और उन्हें एक एक करके विशाल चट्टान पर रखने लगे। अथर्व की नजर सबसे पहले एक विशाल युद्ध ढोल पर पड़ी, जो प्राचीन युद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ढोलों के समान था। उसने अपना पतला गोरा हाथ बढ़ाया और भारी ड्रमस्टिक को पकड़ लिया। जिस क्षण उसकी उंगलियां ड्रमस्टिक को छुईं, युद्ध के ढोल की थाप, प्रहार करने की तकनीकों और ध्वनि विविधताओं के बारे में असंख्य जटिल ज्ञान एक ज्वार की तरह उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। अथर्व की आंखों का भाव तुरंत बदल गया। उसने अपनी बाहें फैलाईं। धमाका! अचानक एक गहरी, भारी ढोल की आवाज गूंजी, मानो समतल जमीन पर बिजली कड़क रही हो, और पूरी झील के किनारे तक फैल गई। नीचे एटर्नल नाइट गिल्ड के सैकड़ों सदस्य उन विचित्र जीवों से भयंकर रूप से लड़ रहे थे, और उनके शरीर में एक जोरदार झटका महसूस हुआ। बूम बूम बूम! ढोल की थाप तेज और अधिक बार बजने लगी। उस भावपूर्ण लय ने मानो हर व्यक्ति के हृदय को सीधे छू लिया, जिससे उनके शरीर में रक्त अनियंत्रित रूप से उबलने लगता है। एक हिंसक योद्धा, जो इस समय एक बख्तरबंद गैंडे के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, ने अपने पैरों से एक अकथनीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया, जो तुरंत उसके अंगों में फैल गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसने गुस्से में दहाड़ मारी। उसकी बाहों की मांसपेशियां स्पष्ट रूप से एक पूरे आकार तक फूल गई थीं। मेरे लिए उठो! वह वास्तव में कई टन वजनी बख्तरबंद गैंडे को जमीन से ऊपर उठाने में कामयाब रहा और फिर उसे पास के जानवरों के झुंड पर जोर से पटक दिया। फायरबॉल मंत्र का जाप कर रहा एक जादूगर यह देखकर चकित रह गया। उसने जो अग्निगोला बनाया था, वह सामान्य से पूरे आकार में बड़ा था, और उससे निकलने वाली गर्मी और भी आश्चर्यजनक थी। हे भगवान! ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं शक्ति से परिपूर्ण हूं। ये ढोल की आवाज है। ये उस्ताद के ढोल की आवाज है। ढोल की इस ध्वनि के नीचे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रतिभाओं की शक्ति और भी बढ़ गई है। सभी ने अपने भीतर बदलाव महसूस किया। उन्होंने और भी अधिक जोश से, और भी अधिक उग्रता से लड़ाई लड़ी। ढोल की जोशीली थाप के बीच वे अथक प्रतीत हो रहे थे, मानो वास्तविक युद्ध मशीनों में परिवर्तित हो रहे हों। युद्ध का नगाड़ा बजाते हुए अथर्व ने अपनी चेतना का एक अंश शौर्य के गुण पैनल की जांच करने के लिए लगाया। शक्ति, चपलता, सहनशक्ति, उत्साह, सभी विशेषताओं में मामूली वृद्धि हुई थी। ठीक 30%, न अधिक न कम। यह आंकड़ा पहले से ही काफी भयावह था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक क्षेत्र प्रभाव समूह बफ था। ढोल की आवाज सुनने वाली कोई भी मित्रवत इकाई इस प्रतिष्ठा वृद्धि का आनंद ले सकती थी। इसके बाद अथर्व ने सोना को नियंत्रित करते हुए एक के बाद एक कई अन्य प्रकार के ढोल बजाने का प्रयास किया। बफ इफेक्ट आमतौर पर 20 से 30% के बीच घटता बढ़ता रहता था। शुरुआती युद्ध के ढोल जितना प्रभावी कोई और तरीका नहीं था, जब तक कि उसने अपनी नजर आखिरी ड्रम किट पर नहीं डाली। विशाल स्पीकर पहले से ही जुड़े हुए थे। सोना को नियंत्रित करते हुए अथर्व ढोल की थाली की ओर चला और बैठ गया। उसने अपनी लंबी स्कर्ट का किनारा ऊपर उठाया, जिससे सफेद जेड की तरह तराशी हुई उसकी लंबी सीधी टांगें दिखाई दीं, और उसने उन्हें धीरे से फुट पैडल पर रख दिया। अगले ही पल एक जोरदार लय गूंज उठी। बूम क्लैप, बूम बूम क्लैप। ढोल की तेज थाप और उग्र लय ने पल भर में पूरे युद्ध क्षेत्र में जोश भर दिया।
अगर अभी अभी बजने वाले युद्ध के नगाड़े की आवाज एक ऐसा युद्ध गीत थी जिसने लोगों के खून में उबाल ला दिया। उस समय ड्रम किट की आवाज इतनी भयावह थी कि लोग पूरी तरह से पागल हो गए। नीचे इटर्नल नाइट गिल्ड के सभी सदस्यों ने अपने एड्रेनालाइन के स्तर में बेतहाशा वृद्धि महसूस की। उनकी हरकतें, उनके हमले और भी ज्यादा क्रूर और भी ज्यादा उन्मादी हो गए। आह 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 आह, वाह, यह तो बहुत ही शानदार है। इस लय को बनाए रखते हुए मुझे लगता है कि मैं 10 लोगों का सामना कर सकता हूं। अथर्व के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने शौर्य के एट्रीब्यूट पैनल को दोबारा चेक किया। सभी विशेषताओं में 50% की वृद्धि हुई। यह पता चला कि हेवी मेटल रॉक संगीत ही इस कौशल को उजागर करने का सही तरीका था। बैटल सॉन्ग ड्रमिंग के प्रभावों का परीक्षण करने के बाद सोना को नियंत्रित कर रहे अथर्व ने अपने भंडार से एलिमेंट्री माना पोशन की एक बोतल निकाली और उसे पी लिया। फिर उसने दूसरी कला, जीवन की आर्या को आजमाना शुरू किया। उस प्रणाली ने सोना को एक परिपूर्ण रानी जैसी गायन प्रतिभा प्रदान की थी। अथर्व को जानबूझकर गाने की भी जरूरत नहीं थी। बस अपना मुंह खोलकर यूं ही कुछ सुर गुनगुनाना। वह ध्वनि किसी दिव्य धुन की तरह एक अजीब, सुखदायक शक्ति लिए हुए थी जो युद्ध के मैदान की ओर बह रही थी। नीचे युद्ध में घायल हुए गिल्ड के सदस्यों को देखकर आश्चर्य हुआ। उनके सिर के ऊपर हरे रंग के उपचार चिन्ह तैरने लगे। +50, +50, +50। हालांकि एक बार में ठीक होने की मात्रा अधिक नहीं थी, लेकिन यह निरंतर थी। अथर्व को इस दुनिया के गीतों का ज्ञान नहीं था। उसे केवल वही क्लासिक गाने याद आ रहे थे जो उसने पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में सुने थे। अगर यह उनका मुख्य शरीर होता तो उन धुनों और गीतों को याद करना शायद अभी भी कुछ हद तक धुंधला होता। लेकिन जब अथर्व सोना के शरीर में आया तो उसने पाया कि उसके पिछले जीवन से संगीत की उसकी सभी यादें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गईं। उसने अपना गला साफ किया। एक के बाद एक ऐसे भावपूर्ण गीत जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं सुने गए थे, धीरे धीरे सोना के होठों से निकले। गायन कभी कभी ऊंची और जोशीली होती है तो कभी मधुर और धीमी होती है। युद्ध में लगे सभी गिल्ड सदस्य इस दिव्य ध्वनि से एक बार फिर हिल गए। गुरुजी के गाने कहाँ से आते हैं? मैंने इनमें से किसी के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? लेकिन वे सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा को शांति मिल गई हो। वास्तव में इन क्लासिक गानों को और भी बेहतर बनाकर एरिया ऑफ लाइफ के उपचारात्मक प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शुरुआत में प्रति सेकंड 50 हेल्थ पॉइंट्स से बढ़कर यह अधिकतम 120 हेल्थ पॉइंट्स प्रति सेकंड तक पहुंच गया। और यह प्रभाव केवल रैंक 1 पर ही देखने को मिला। जैसे जैसे सोना का रैंक बढ़ता जाएगा, यह उपचार प्रभाव और भी मजबूत होता जाएगा। सोना की समतलीकरण विधि भी आर्विक सिंह की विधि के समान थी। हर बार जब वह कोई पूरा प्रदर्शन करती या कोई पूरा गाना गाती तो उसे एक निश्चित मात्रा में अनुभव प्राप्त होता था। एक साधारण प्रयोग के बाद अथर्व ने सोना के शरीर को प्रबंधन के लिए स्मार्ट कोर एआई को सौंप दिया। उन्होंने एक निर्देश जारी किया। गुप्त लोक में सोना को लगातार ढोल बजाते रहने या गाने गाते रहने के लिए कहना। एक बार के लिए। कभी खूनी और क्रूर सीक्रेट रियल मॉन्स्टर ग्राइंडिंग ग्राउंड रहा वह स्थान अब सोना के निजी संगीत कार्यक्रम स्थल में बदल गया था। हालांकि सोना के शामिल होने की वजह से ही ऐसा हुआ। इटर्नल नाइट गिल्ड की राक्षसपीटा करने की क्षमता में एक बार फिर महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। ईस्ट सी सिटी फोर्जिंग गिल्ड की सबसे ऊपरी मंजिल ओरेजी भट्टी के सामने खड़ी थी
और उसने शमन द्रव से उपकरण का अंतिम टुकड़ा निकाला। सिजल, सफेद भाप उठी जिससे धातु की अनूठी झुलसा देने वाली गर्मी निकल रही थी। एक चिकना गहरे काले रंग का हल्का कवच ढलाई की मेज पर शांति से पड़ा हुआ था। कवच के जोड़ों पर कई गहरे सुनहरे रंग के प्रतीक मंद मंद चमक रहे थे। फैंटम गेल सेट एपिक। यह लेवल 30 का एपिक सेट था जिसे ओएजी ने शौर्य के लिए खास तौर पर बनाने में 2 दिन लगाए थे। ओएजी के भीतर अथर्व की चेतना ने तुरंत सेट की विशेषताओं का निरीक्षण किया। प्रभाव 1, प्रेत गति में 50% की वृद्धि। प्रभाव 2, गेल ट्विन ब्लेड्स 200 माना की खपत करता है, 2 क्लोन उत्पन्न करता है जो मुख्य शरीर के 50% गुणों को प्राप्त करते हैं। 10 मिनट तक रहता है। कूलडाउन 30 मिनट। प्रभाव 3, पवन के पंख 500 माना ऊर्जा खर्च करता है, पीठ पर पवन तत्वों से बने पंखों का एक जोड़ा उत्पन्न करता है जिससे अस्थायी रूप से उड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। 30 मिनट तक रहता है। उड़ान की गति चपलता विशेषता से संबंधित है। कूलडाउन 30 मिनट। अथर्व की निगाह मुख्य रूप से तीसरे प्रभाव पर पड़ी, उड़ने की क्षमता। इसके साथ ही सूरज चौहान की सिल्वर ड्रैगन की हवाई बढ़त खत्म हो जाएगी। झील के किनारे स्थित कोहरे की अथाह गहराई। शौर्य ने तुरंत फैंटम गेल सेट पहन लिया। ठंडा कवच उसके शरीर पर ठीक से फिट हो गया और अनायास ही शक्ति की एक प्रबल अनुभूति उत्पन्न हुई। फिर उसने किंगस्लेयर एज को पकड़ लिया जिसकी धार से एक गहरा सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अथर्व ने शौर्य के वर्तमान एट्रीब्यूट पैनल की जांच की। क्लोन पैनल। श्रेणी अद्वितीय गुप्त श्रेणी, एस रैंक थंडर स्वॉर्ड मास्टर। रैंक एलवी 30, 56,010/3248900। स्वास्थ्य 10,881/10881। माना 4,290/4290। शक्ति 658+220। फुर्ती 1,524+1305। स्टैमिना 356+125। आत्मा 288+120। हमला शक्ति 20028। शारीरिक रक्षा 1056। जादुई प्रतिरोध 899। अटैक पावर ने आधिकारिक तौर पर 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। फुर्ती का गुण तो और भी भयावह रूप से उच्च था। हालांकि रैंक 50 के पेशेवरों की तुलना में बुनियादी गुणों में अभी भी अंतर था। यह खाई अब एक ऐसी अभेद्य खाई नहीं रह गई थी जिसे पार करना असंभव था। सब कुछ तैयार था। पिछले 2 दिनों में इटर्नल नाइट गिल्ड के सदस्य पहले ही चुपचाप ईस्ट सी सिटी में तैनात हो चुके थे। एक अदृश्य जाल धीरे धीरे फैल रहा था। शौर्य की कक्षा उन्नति चुनौती। आज रात से इसकी आधिकारिक शुरुआत हो रही है। रात और गहरी हो गई। ईस्ट सी सिटी ने अपनी दिन की चहल पहल को त्याग दिया और रंगीन नियॉन रंग की चादर ओढ़ ली। आकाश से ठंडी बारिश बरस रही थी जिससे जमीन फिसलन भरी हो गई और उस पर धुंधली रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। गोल्डन स्प्लेंडर नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर सभा संघ का आर्यन एक दुबली तली महिला के सहारे लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। उससे शराब की बदबू आ रही थी। उसके चेहरे पर एक कामुक मुस्कान थी और उसकी आंखें बेशर्मी से उस महिला पर घूम रही थीं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या था? उसने एक डकार ली। ज्योरोंग या जियोली? महिला ने ऊपर देखा। उसका चेहरा, जो धुंधली रोशनी में काफी आकर्षक लग रहा था, बनावटी गुस्से से उसे घूर रहा था। युवा स्वामी लुओ, आप सचमुच मजाक कर रहे हैं। श्याओ रोंग हो या श्याओ ली, मेरा नाम तो साफ तौर पर श्याओ कियाओ है। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। शियाओ कियाओ, शियाओ कियाओ। आर्यन ने अपना सिर थपथपाया और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मेरी याददाश्त पर गौर करें, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उस महिला ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात के अंधेरे में उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। नहीं, युवा स्वामी लुओ, आप नशे में नहीं हैं। वह और करीब झुक गई। उसकी गर्म सांसें आर्यन के कान को सहला रही थीं। क्या हम मेरे घर जाकर कुछ और ड्रिंक्स पी सकते हैं? मेरे घर में बहुत सारी अच्छी शराब रखी हुई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा स्वामी लुओ अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित करेंगे। आर्यन कामुकता से हंस पड़ा। उसका हाथ, जो महिला की कमर पर रखा था, बेचैनी से हिल रहा था। एक खूबसूरत महिला का निमंत्रण मैं कैसे ठुकरा सकता था? जाना चाहिए। कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते समय वह लड़खड़ा गया। मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। लेकिन उस महिला ने सिर हिलाते हुए उसे रोक लिया। गाड़ी चलाने की कोई जरूरत नहीं है, यंग मास्टर लुओ। मेरा घर बहुत पास ही है, बस कुछ ही कदम दूर। ठीक है, ठीक है, तो मैं मिस शियाओ कियाओ को रास्ता दिखाने के लिए कह देता हूँ। आर्यन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। एक दूसरे को गले लगाते हुए उनकी आकृतियां तेजी से गली के कोने के अंधेरे में गायब हो गईं। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। वह महिला आर्यन को एक अंधेरी, संकरी गली में ले गई। गली में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और हवा में नमी और सीलन भरी गंध फैली हुई थी। कई उतार चढ़ावों के बाद आर्यन खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाता है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं बचता। तीन तरफ से विशाल दीवारें रास्ता रोक रही थीं। उसने अपने सामने की दीवार की ओर देखा, फिर अपने बगल में बैठी मौन महिला की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक कामुक हो गई। मिस शियाओ कियाओ, ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर रहना ज्यादा पसंद हो? हे। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बाहर खेलना भी काफी पसंद है। हालांकि इस बार महिला ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह वहीं चुपचाप खड़ी रही। अंधेरे के कारण उसके चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे। अगले ही पल अचानक एक ठंडी चमक दिखाई दी। किसी अज्ञात क्षण में उस महिला ने अपनी कमर से जहर से लिपटा एक छोटा खंजर निकाला और बिना किसी चेतावनी के उसने बेरहमी से आर्यन के दिल पर वार कर दिया। उसकी हरकतें तेज और क्रूर थीं। इस अचानक और घातक हमले का सामना करते हुए आर्यन के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी। उस क्षण उसकी आंखों में दिख रहा नशा भी पूरी तरह गायब हो गया। उसने केवल उपहास किया। आखिरकार आपने अपना कदम उठाने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। उसने विष से लथपथ खंजर को अपनी छाती की ओर वार करने दिया। क्लैंग! एक स्पष्ट ध्वनि। ऐसा प्रतीत होता है मानो खंजर कठोर स्टील से टकराया हो और 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया हो। किसी समय आर्यन के शरीर पर एक चट्टान जैसी भूरे रंग की ढाल जैसी परत उभर आई थी जो उसे मजबूती से सुरक्षित कर रही थी। महिला की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी कलाई को झटककर खंजर को पीछे खींचने की कोशिश की। आर्यन उसे यह मौका कैसे दे सकता था? उसने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसकी हरकत बिजली की तरह तेज थी और उसने सटीकता से महिला की कलाई को जकड़ लिया। फिर उसने उसे हिंसक रूप से बाहर की ओर फेंक दिया। टकराना। महिला का छोटा सा शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उसके पीछे की दीवार से बेरहमी से टकराया, जिससे एक दबी हुई सी आवाज निकली। वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद रिस रही थी।
आर्यन ने आराम से अपना कॉलर सीधा किया और अपने कपड़ों से काल्पनिक धूल झाड़ी। उसने पास खड़ी महिला की ओर देखा। उसके चेहरे पर चूहे बिल्ली का खेल जैसा भाव था। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस पूर्वी सागर शहर में कोई मुझ पर हमला करने की हिम्मत करेगा। आपकी ताकत अच्छी है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने मुझे कम आंका। महिला ने अपने मुंह से खून पोंछा। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थीं। वह एक फुर्तीले तेंदुए की तरह नीचे झुकी और फिर से आर्यन की ओर दौड़ पड़ी। ठीक तभी उसके पीछे अंधेरे से एक हाथ बढ़ा और धीरे से उसके कंधे पर टिक गया। गली में एक शांत आवाज गूंजी। आपने कड़ी मेहनत की है। मैं अब इस आदमी का ख्याल रखूंगा। आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। महिला का तेजी से बढ़ता शरीर अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, बिना किसी झिझक के सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और तेजी से गली के प्रवेश द्वार के अंधेरे में गायब हो गई। आर्यन ने यह दृश्य देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। उसके चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि मिस शियाओ कियाओ इतनी साहसी क्यों थीं। पता चला कि उन्हें किसी की मदद मिली थी। वह अपने हाथों को जेब में डाले आराम की मुद्रा में खड़ा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कितने भी लोग आ जाएं, आज रात तुम सब मर जाओगे। गली में आस्था के चेहरे का आधा हिस्सा छाया में ढका हुआ था। अथर्व शांतिपूर्वक अपने सामने मौजूद शिकार को देखता रहा। आर्यन, विपत्ति का जादूगर। संभवतः वही वह अपराधी था जिसने उसे अपंग बनाया और उसकी मां की मौत का कारण बना। ईस्ट सी सिटी में पिछली बार आए बीस्ट टाइड के बाद से ही अथर्व ने उसे नोटिस कर लिया था। वह चुपचाप खुद को विकसित कर रहा था ताकि जल्द से जल्द उससे निपटने के लिए उसे पर्याप्त ताकत मिल सके। आखिरकार उस पर लगे शाप की शक्ति को हटाए बिना अथर्व के लिए यह हमेशा एक बड़ा छिपा हुआ खतरा बना रहेगा। इसलिए इस योजना को इसी उद्देश्य से भी शुरू किया गया था। शौर्य की कक्षा परिवर्तन की चुनौती तो आज रात की योजना का महज एक हिस्सा थी। महामहिम, आप कौन हैं? आर्यन ने थोड़ी जिज्ञासा भरी आवाज में कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता हूं। आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी प्रतिक्रिया कार्रवाई थी। आर्यन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह सहज रूप से तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही उसने अपना स्थान छोड़ा, उसके पैरों के नीचे की छाया से शुद्ध छाया से बना एक पंजा चुपचाप उभरा और उस खाली जगह को इतनी तीक्ष्णता से फाड़ने लगा कि वह किसी भी चीज को चीर सकता था। गली के नीले पत्थर के फर्श पर 5 गहरे निशान बने हुए थे। बहुत तेज। आर्यन ने खुद को संभाला। उसके चेहरे पर एक ठंडी घृणा झलक रही थी। अब वह अपने प्रतिद्वंदी को कम नहीं आंक रहा था। कलाई की एक झटके से उसके हाथ में एक अजीबोगरीब आकार की छड़ी प्रकट हो गई। वह छड़ी पूरी तरह से काली थी। उसका शरीर मुड़ी हुई सूखी लकड़ी जैसा था, जिसके शीर्ष पर मुट्ठी के आकार का एक बैंगनी क्रिस्टल जड़ा हुआ था। क्रिस्टल ठोस नहीं था। अंदर अचानक एक लाल रंग की ऊर्ध्वाधर पुतली खुल गई। आंख की पुतली मानो जीवित अवस्था में इधर-उधर घूम रही थी और उससे एक रहस्यमय, दिल दहला देने वाली चमक निकल रही थी। चूंकि महामहिम अपना नाम प्रकट करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मेरे पास आपको विदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आर्यन ने छड़ी को आगे की ओर इशारा किया। विपदा का अवतरण। बैंगनी रंग की आंख पलक झपकते ही आस्था पर टिक गई और उससे धूसर काले रंग की प्रकाश की किरण निकली। जहां भी प्रकाश गुजरता था, हवा में जंग लगने जैसा प्रतीत होता था और उससे झंझनाहट की आवाज निकलती थी। हालांकि जैसे ही प्रकाश आस्था को छूने वाला था, आस्था की आकृति साफ पानी में स्याही की एक बूंद की तरह
पल भर में घुल गई और जमीन पर व्याप्त छायाओं में विलीन हो गई। धूसर काली रोशनी चूक गई और गली के अंत में स्थित दीवार से टकरा गई। कठोर ईंट की दीवार, मानो उस पर सांद्र तेजाब छिड़क दिया गया हो, तेजी से धब्बेदार हो गई, सड़ने लगी और अंततः धूल के ढेर में बदल गई, जो ढह गई। छिपने की कोशिश कर रहे हो? आर्यन के चेहरे पर थोड़ी सी उपहास की झलक दिखाई दी। मेरी विपदा की आंख के सामने से कोई परछाई नहीं बच सकती। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को ऊपर उठाया और बैंगनी रंग की आंख तेजी से घूमने लगी। उसकी निगाहें गली में हर इंच छाया पर एक सर्चलाइट की तरह बार बार घूम रही थीं। जल्द ही उसकी नजर आर्यन के बाईं ओर दीवार के कोने में मौजूद एक छायादार हिस्से पर टिक गई। आपको पाया, आर्यन ने उपहास किया और लाठी ने फिर से वार किया। क्षय का स्पर्श। छड़ी के ऊपरी भाग से कई भूरे काले रंग की ऊर्जा की शाखाएं विषैले सांपों की तरह निकलीं और ठीक उसी छायादार हिस्से पर प्रहार किया। हालांकि ठीक उसी समय जब वे टेंटेकल्स अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले थे, उस छाया से एक बार फिर शैडो डेमन क्लॉ प्रकट हुआ। लेकिन यह अवरोध डालने के लिए नहीं था, बल्कि इसने ऊर्जा तंतुओं के अवरोध को एक पेचीदा और विचित्र कोण से पार करते हुए सीधे आर्यन के शरीर की ओर कूच किया। क्या? आर्यन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी उनके हमले का अनुमान लगा लेगा और यहाँ तक कि पश्चिम से हमला करते हुए पूर्व की ओर झांसा देने की चाल भी चलेगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्दबाजी में वह केवल धूसर चट्टान की ढाल को उसकी अधिकतम सीमा तक ही फैला सका। बूम! शैडो डेमन क्लॉ ने ढाल पर जोरदार प्रहार किया। दरार! एक स्पष्ट ध्वनि। देखने में अभेद्य लगने वाली चट्टानी ढाल वास्तव में इस प्रहार से बारीक दरारों से ढक गई थी, मानो वह अगले ही पल पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगी। एक जबरदस्त प्रभाव बल आया। आर्यन बार बार पीछे की ओर हिल गया। उसकी ऊर्जा और रक्त में हलचल मच गई। उसने अपनी ढाल की ओर देखा। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। इस आदमी का नुकसान इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? उसका रॉक गार्डियन लेवल 50 के बॉस के पूरे बल के प्रहार को भी झेल सकता था, लेकिन उसके एक ही वार से वह टूट गया। इस छोटे से पूर्वी समुद्री शहर में ऐसा क्रूर व्यक्ति कब प्रकट हुआ? इससे पहले कि वह आगे कुछ सोच पाता, उसके पैरों के नीचे से एक और भी घातक संकट का आभास हुआ। उसने अचानक नीचे की ओर देखा। उसने अपने पैरों के नीचे की छाया से ठंडी, भावहीन चांदी जैसी आंखों की एक जोड़ी को सीधे अपनी ओर घूरते हुए देखा। किसी अज्ञात समय पर आस्था की आकृति उसके पैरों के नीचे छिपी हुई थी। धत तेरी की! आर्यन बुरी तरह डर गया था। बिना सोचे समझे उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेकाबू हो गया और उसने जोर से अपना पैर पटका। वह आसमान में उड़ गया और जिस क्षण उसके पैर जमीन से उठे, टकराना। जिस स्थान पर वह खड़ा था, वहां की जमीन फट गई और अनगिनत नुकीले छायादार कांटे धरती से फूट पड़े, जिससे एक घातक जंगल का निर्माण हो गया। अगर उसकी प्रतिक्रिया 1 सेकंड के 10वें हिस्से जितनी भी धीमी होती, तो शायद अब तक वह छलनी की तरह छलनी में छेद हो चुका होता। हवा में ही आर्यन जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसका नशा काफी हद तक उतर चुका था। वह नीचे अंधेरे से धीरे धीरे उभरती हुई आकृति को देखता रहा। उसके मन में अभी भी एक डर बना हुआ था, बहुत ही विचित्र। इस व्यक्ति की लड़ने की शैली एक वास्तविक छाया की तरह थी, जो सर्वव्यापी थी और जिससे बचाव करना असंभव था। अगर वह लड़ना जारी रखता, तो उसे डर था कि वह सचमुच आज यहीं गिर जाएगा। यह सोचकर उसने युद्ध में एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ा और प्रकाश की एक लकीर में रूपांतरित हो गया
और हताशा में सभा गिल्ड मुख्यालय की ओर भागा। उड़ते हुए उसने अपने स्पेशियल रिंग में अपना फोन ढूंढा और एक नंबर डायल किया। बीप बीप। फोन काफी देर तक बजता रहा। आखिरकार किसी ने उठाया। रिसीवर से एक थोड़ी उदासीन पुरुष की आवाज आई। देर रात क्या चल रहा है? आर्यन ने घबराकर फोन पर चिल्लाया। गिल्ड मास्टर, मुझे बचाओ, मेरा पीछा किया जा रहा है। फोन के दूसरी तरफ सभा गिल्ड के गिल्ड मास्टर ओंकार मीना अपने अध्ययन कक्ष में दस्तावेजों को संभाल रहे थे। आर्यन की मदद की गुहार सुनकर उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। क्या तुम्हारा पीछा किया जा रहा है? कहाँ? क्या स्थिति है? आर्यन के पास समझाने का समय नहीं था और उसने अधीरता से उसे बीच में ही रोक दिया। अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। जल्दी से लोगों को मेरी मदद के लिए भेजो। वह आदमी बहुत अजीब है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। इतना कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया। अपने फोन पर व्यस्त सिग्नल सुनकर ओंकार मीना का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। आर्यन गिल्ड में शीर्ष युद्ध शक्ति वाला योद्धा था, जो केवल सूरज चौहान के बाद दूसरे स्थान पर था और उसका रैंक बहुत पहले ही लेवल 50 को पार कर चुका था। इस छोटे से पूर्वी सागर शहर में क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह संभाल नहीं सकता था? वास्तव में प्रतिद्वंदी कौन था? ओंकार मीना ने ज्यादा विचार नहीं किया। आर्यन का महत्व कम नहीं हो सकता था। उसने तुरंत दूसरा नंबर डायल किया। कॉल का तुरंत जवाब दिया गया और एक कुछ सुस्त से दिखने वाले युवा पुरुष की आवाज सुनाई दी। बोलो मालिक, किसी को आधी रात को जगाना, क्या आपको नहीं पता कि यह बहुत ही असभ्य व्यवहार है? ओंकार मीना ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और संक्षेप में जवाब दिया। सूरज चौहान, आर्यन को कुछ हो गया है। यह ईस्ट सी सिटी में है, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, तुरंत जाकर देख लीजिए। फोन के दूसरी तरफ मौजूद सूरज चौहान ने उपहास भरी हंसी हंसी। आर्यन, बॉस, क्या आप कुछ ज्यादा ही हंगामा नहीं कर रहे हैं? इस छोटे से पूर्वी समुद्री शहर में उसकी ताकत के साथ कितने लोग उसकी बराबरी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वह शायद फिर से नशे में धुत है और कहीं हंगामा कर रहा है। ओंकार मीना के लहजे को चुनौती देना असंभव था। अभी अभी उनकी आवाज में बहुत घबराहट झलक रही थी, यह बनावटी नहीं लग रही थी। फिर भी आपको चले जाना चाहिए, एहतियात के तौर पर। सूरज चौहान ने अधीरता से आह भरी, बिस्तर पर करवट बदली और कुछ बुदबुदाया। बॉस, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं। वह आदमी अपने दुर्लभ पेशे का फायदा उठाकर दिन भर संघ में अकड़ दिखाता है और बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करता है। अगर आप मुझसे पूछें तो उसे बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। वह थोड़ी देर रुका, फिर विषय बदल दिया। उसकी आवाज में थोड़ी चंचलता झलक रही थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे बचाऊं तो ठीक है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ओंकार मीना के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि वह ऐसा कहेंगे। 1 मिलियन। मामला सुलझते ही पैसा तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है। यह सुनकर सूरज चौहान तुरंत चौकन्ने हो गए और अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठे। चिंता मत करो बॉस, मैं अभी जा रहा हूं। मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसे बिना एक भी बाल खोए आपके पास वापस ले आऊंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अंधेरे बेडरूम में सूरज चौहान ने अंगड़ाई ली, फिर लापरवाही से अपने बेडसाइड टेबल से एक काला ट्रेंच कोट उठाया और उसे पहन लिया।
वह खिड़की के पास गया और उसे धक्का देकर खोल दिया। बारिश के साथ मिली हुई ठंडी रात की हवा अंदर आई, जिससे उसके बाल थोड़े बिखरे हुए हो गए। अगले ही पल वह दर्जनों मीटर ऊंची खिड़की से कूद गया। उसका शरीर तेजी से हवा में नीचे की ओर गिरने लगा। जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाला था, रात के आकाश में एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। बादलों को चीरता हुआ एक विशालकाय चांदी का ड्रैगन चांदी की बिजली की तरह निकला और ठीक उसके गिरते हुए शरीर को पकड़ लिया। सिल्वर ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे हवा का एक झोंका उठा और वह तेजी से शहर के दूसरे छोर पर स्थित निर्देशांकों की ओर बढ़ गया। आर्यन हवा में बेताब होकर उड़ रहा था। ठंडी बारिश की बूंदें ठंडे पसीने से भीगी हुई उसके चेहरे पर चिपकी हुई थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके पीछे खड़ा चांदी जैसे बालों वाला व्यक्ति हड्डी से चिपके कीड़े की तरह लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे बस इतना पता था कि उसे जितनी जल्दी हो सके सभा गिल्ड में वापस भागना होगा। केवल वहीं वह सुरक्षित रह सकता था। हालांकि जैसे ही वह इस गली से बाहर निकलने ही वाला था, वह काली आकृति अचानक बिना किसी चेतावनी के उसके ऊपर प्रकट हुई, मानो पहाड़ की तरह नीचे की ओर दबाव डाल रही हो। बूम! आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज रफ्तार से चल रहे किसी भारी ट्रक ने उसकी पीठ पर जोरदार टक्कर मार दी हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी सुरक्षात्मक पत्थर की ढाल पल भर में चकनाचूर हो गई। वह दर्जनों मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे गिर पड़ा, जैसे कोई पतंग जिसकी डोर टूट गई हो। टकराना। वह एक ऑफिस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर फर्श से छत तक फैली खिड़की से टकराकर अंदर घुस गया, जिससे कांच के टुकड़े बारिश की बूंदों की तरह बिखर गए। उसका शरीर ऑफिस में लुढ़कता हुआ अनगिनत डेस्क, कुर्सियों और दस्तावेजों को गिराता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी अपनी गति कम किए बिना वह दूसरी तरफ की दीवार से टकराकर फिर से अंदर घुस गया। अंततः वह नीचे गीली सड़क पर बुरी तरह गिर पड़ा। कठोर डामर की सड़क चकनाचूर होकर कई मीटर व्यास के मकड़ी के जाले के आकार के गड्ढे में तब्दील हो गई थी। वह भीषण आवाज शांत रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज उठी। ये क्या बकवास है? ये कैसी आवाज थी? भूकंप? कोने पर स्थित एक 24 घंटे खुले रहने वाले इंटरनेट कैफे में रात भर गेम खेल रहे कुछ युवा शोरगुल से चौंक गए। उन्होंने अपने हेडफोन उतार दिए और बाहर की ओर देखने लगे। देखो, उधर! ऐसा लग रहा है कि कोई लड़ रहा है। एक तेज नजर वाले युवक ने पास ही स्थित गहरे गड्ढे की ओर इशारा करते हुए उत्तेजित होकर चिल्लाया। चलो चलें, चलो जाकर देखते हैं। उनमें से कुछ लोग तुरंत सतर्क हो गए, अपने कीबोर्ड और माउस को छोड़कर इंटरनेट कैफे से बाहर भाग निकले। कुछ ही देर में कई जिज्ञासु राहगीर उस गहरे गड्ढे के आसपास जमा हो गए। जब उन्होंने गड्ढे के तल पर अस्तव्यस्त आकृति को देखा, जिसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था, तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्या वो सभा गिल्ड का आर्यन नहीं है? हे भगवान! आर्यन, जिसे ईस्ट सी सिटी के दो महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाता है, उसे सचमुच किसी ने आसमान से नीचे गिरा दिया। यह किसने किया? इतना क्रूर किसने किया? जल्दी 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 इसे रिकॉर्ड करो। यह बहुत बड़ी खबर है। आमतौर पर यह आदमी ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह सबसे ऊपर हो। मैंने उसे ऐसी दयनीय हालत में देखने की उम्मीद नहीं की थी। अनगिनत फोन कैमरे गड्ढे की तलहटी में संघर्ष कर रहे व्यक्ति की ओर लक्षित थे और टॉर्च की रोशनी से पूरा दृश्य जगमगा रहा था। आर्यन लड़खड़ाते हुए गड्ढे से बाहर निकला। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा
उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, उसकी आंखों में सदमा और आशंका साफ झलक रही थी। उसने ऊपर देखा। चांदी जैसे बालों वाला वह व्यक्ति धीरे धीरे आकाश से नीचे उतर रहा था। उसकी मुद्रा सुरुचिपूर्ण थी, मानो कोई दानव देवता नश्वर संसार में उतर रहा हो। तुम आखिर हो कौन? आर्यन की आवाज क्रोध और भय से थोड़ी कांप रही थी। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। आस्था को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने ऊपर से नीचे उसकी ओर देखा। उसके होठों पर व्यंग्य का हल्का सा भाव था। मैंने तुम्हारी जांच कर ली है। तुमने ईस्ट सी सिटी में बहुत सारे बुरे काम किए हैं। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है? इन शब्दों को सुनकर आर्यन की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। उसके मन में अनगिनत विचार कौंध रहे थे, लेकिन उसे अभी भी याद नहीं आ रहा था कि उसने कब किसी ऐसे भयावह व्यक्ति को नाराज किया था। आखिर तुम चाहते क्या हो? आर्यन ने दांत पीसते हुए कहा। अथर्व ने उसके साथ और अधिक शब्द बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। आस्था का शरीर फिर से हिलने लगा। उसने किसी भी कौशल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी अलौकिक गति पर भरोसा करते हुए एक परछाई में परिवर्तित हो गया और तुरंत करीब आ गया। धत तेरी की! आर्यन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसके हाथ में मौजूद विपत्ति की छड़ी तेजी से चमकने लगी और अनगिनत धूसर काली शाप ऊर्जाएं बिखरी हुई स्याही की तरह बेतहाशा चारों दिशाओं में फैल गईं। हालांकि ये हमले, जो एक साधारण रैंक 50 विशेषज्ञ को भी घबरा देते, आस्था की नजरों में बच्चों का खेल प्रतीत होते थे। उसका शरीर घनी शाप ऊर्जा के बीच एक भूत की तरह गतिमान हुआ। उसकी आकृति लगातार अंधेरे में मंडराती रहती थी और वह बड़ी कुशलता से सभी हमलों से बचता रहता था। उसका हाव भाव सहज और बेफिक्र था, मानो वह लड़ नहीं रहा हो, बल्कि किसी बगीचे में इत्मीनान से टहल रहा हो। आर्यन का दिल धीरे धीरे डूबता चला गया। उसके घमंड भरे हमले प्रतिद्वंदी के कपड़ों को भी छू नहीं सके। हालांकि आस्था और आर्यन के बीच भी 20 रैंक का अंतर था। हालांकि एसएस रैंक और ए रैंक के बीच एट्रीब्यूट बोनस का अंतर रैंक के अंतर के कारण उत्पन्न एट्रीब्यूट अंतर की भरपाई पहले ही कर चुका था। इसके अलावा अब रात हो चुकी थी। रात्रि दानव अवस्था के बढ़ने के साथ आस्था के पंचायामी गुण पहले ही एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुके थे। ए रैंक के कैलामिटी कैस्टर को कुचलने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी। हरामखोर! हरामखोर! आर्यन और भी ज्यादा बेचैन हो गया, अपनी छड़ी को और तेजी से हिलाने लगा और समझ से परे दहाड़े मारने लगा। उसके सारे हमले समुद्र में डूबते पत्थरों की तरह थे, जो एक भी लहर नहीं पैदा करते थे। ठीक उसी तरह जैसे क्रोध के कारण उसने अपना आपा खो दिया। आस्था की आकृति अचानक उसके पीछे प्रकट हुई। एक ठंडा हाथ धीरे से उसके कंधे पर टिका दिया गया। आर्यन का शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर के ऊपरी हिस्से तक एक सिहरन दौड़ गई। प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमे। आस्था की शांत आवाज उसके कानों में गूंजी। आर्यन ने बिना सोचे समझे, उसके शरीर में ऊर्जा पल भर में बेकाबू हो गई और वह तेजी से मुड़कर जवाबी हमला करने ही वाला था। हालांकि आस्था का हाथ लोहे की जकड़न की तरह था, जिसने उसे मजबूती से वहीं रोक रखा था। हिलो मत! अथर्व की आवाज में चंचलता की झलक थी। यह शहर है, अगर आप यहाँ कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। आर्यन ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों में उन्माद और पागलपन भरा हुआ था। मुझे परवाह नहीं है। तुमने मुझे मजबूर किया। वह दहाड़ा, आस्था के हाथ से खुद को छुड़ाया और हिंसक रूप से पीछे हट गया, उनके बीच की दूरी को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसने अपना मुंह खोला और केवल एक अक्षर ही बोला।
थप्पड़। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। किसी अज्ञात समय पर आस्था की आकृति फिर से उसके सामने प्रकट हुई थी। वह थप्पड़ सीधे आर्यन के चेहरे पर लगा। उस भीषण बल ने उसे हवा में 360 डिग्री घुमा दिया और अंत में एक टूटे हुए बोरे की तरह वह भारी भरकम तरीके से गहरे गड्ढे में गिर गया। खून से सने कई दांत हवा में उछलते हुए जमीन पर गिरे और खनकने की आवाज की तरह सुनाई दिए। इस थप्पड़ ने आर्यन को सीधे तौर पर स्तब्ध कर दिया। वह गड्ढे की तलहटी में पड़ा था। उसे लग रहा था जैसे दुनिया घूम रही हो, उसके कानों में घंटियां बज रही हों और उसके मुंह के कोने से लगातार खून रिस रहा हो। दूर से देख रहे दर्शक भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। आर्यन को जमीन से उठने में काफी संघर्ष करना पड़ा। काले चमड़े के बूट पहने एक पैर ने उसकी पीठ पर जोर से प्रहार किया। टकराना। उसका शरीर, जो अभी आधा ही ऊपर उठा था, एक बार फिर भारी दबाव के साथ जमीन पर गिर गया और उसका चेहरा ठंडी डामर की सड़क के सीधे संपर्क में आ गया। मैंने कहा, हिलना मत। आस्था को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने ठंडी आवाज में बात की। आज्ञाकारी ढंग से सहयोग करो और शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम कष्ट दूं। आर्यन जमीन पर लेटा हुआ था, अपनी पीठ पर पहाड़ जैसे भारी दबाव को महसूस कर रहा था और पागलों जैसी हंसी का एक जोरदार ठहाका लगा दिया। हा 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 हा, हा 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 हा। मुझे कोई धमका नहीं सकता। मुझे मार डालो। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार डालो। वह दहाड़ा। उसके अंग अभी भी उस पैर के बंधन से मुक्त होने के लिए जोर शोर से छटपटा रहे थे। अथर्व ने उसके अडिग चेहरे को देखा और असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपको अभी तक मौजूदा स्थिति समझ में नहीं आई है। उसने अपने पैर से हल्का सा दबाव डाला। दरार। हड्डियों के टूटने की एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी। आर्यन का बायां हाथ एक अजीब कोण पर बाहर की ओर मुड़ गया। आह! एक दिल दहला देने वाली चीख रात के आकाश में गूंज उठी। वहां मौजूद दर्शक एक एक करके पीले पड़ गए और सहज रूप से 2 कदम पीछे हट गए। बहुत, बहुत क्रूर। ये आदमी कौन है? इतना क्रूर। वह सभा गिल्ड को पूरी तरह से नाराज करने वाला है। हालांकि आर्यन फिर भी नहीं झुका। उसने दांत पीसते हुए, दूसरे हाथ से सहारा लेते हुए खड़े होने की कोशिश की। दरार। एक और स्पष्ट ध्वनि। इसके परिणामस्वरूप उनकी दाहिनी बांह भी टूट गई। आह 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 आह। चीखें और भी तेज होती गईं। ठीक उसी समय जब अथर्व अपने दोनों पैरों पर भी जोर से पैर पटकने ही वाला था। गर्जन। बादलों के ऊपर से अचानक एक तीखी, स्पष्ट ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। सभी ने अचानक ऊपर की ओर देखा। उन्होंने एक विशालकाय चांदी के अजगर को बारिश के पर्दे को चीरते हुए शहर के ऊपर आकाश में चक्कर लगाते हुए देखा। नियॉन लाइटों से जगमगाते ड्रैगन के शल्कों से एक ठंडी, धात्विक चमक झलक रही थी। उस भयानक ड्रैगन की शक्ति, जो उसकी वंश परंपरा की गहराई से उत्पन्न हुई थी, ने पल भर में पूरी गली को अपनी चपेट में ले लिया। ये तो सूरज चौहान हैं। सभा गिल्ड का दूसरा विलक्षण प्रतिभावान सदस्य। वह यहाँ है। सिल्वर ड्रैगन ने एक दहाड़ मारी और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तेज हवा ने जमीन पर जमा पानी और धूल को उड़ा दिया, जिससे सभी के लिए अपनी आंखें खोलना मुश्किल हो गया। सूरज चौहान ड्रैगन के सिर पर खड़े थे, हाथ बांधे हुए नीचे देख रहे थे। उनका काला ट्रेंच कोट हवा में लहरा रहा था। उसकी पैनी निगाहें भीड़ को भेदती हुई नीचे खड़े चांदी जैसे बालों वाले व्यक्ति पर सटीक रूप से टिक गईं, जो आर्यन पर पैर रख रहा था। एक लंबी जम्हाई लेते हुए सूरज चौहान ने कुछ सुस्ती से बात की।
मेरे दोस्त, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आर्यन से तुम्हें क्या शिकायतें हैं। मैं आपको सलाह देता हूं, अभी तुरंत बिना रुके उसको छोड़ दो। सूरज चौहान की आवाज बारिश के बीच गूंजती हुई फिसलन भरी सड़कों पर प्रतिध्वनित हो रही थी। विशालकाय चांदी के अजगर ने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए और उसके द्वारा उत्पन्न तेज हवाओं ने आसपास के राहगीरों को लड़खड़ा दिया। इस शानदार सिल्वर ड्रैगन को फिर से देखकर आस्था के भीतर अथर्व की चेतना को पहली बार जैसा झटका नहीं लगा। उसके मन में अपने ही बनाए हुए छोटे काले ड्रैगन की छवि उभर आई, जो अभी भी गुप्त लोक में मौजमस्ती कर रहा था। आभा के संदर्भ में लिटिल ब्लैक इस सिल्वर ड्रैगन से कम 2 स्तर ऊपर था। मछली ने चारा निगल लिया था। अथर्व अब और समय बर्बाद करने की योजना नहीं बना रहा था। एक हाथ से उसने आर्यन को उठा लिया, जो जमीन पर मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा था। उसने ऊपर देखा और सूरज चौहान की तिरस्कारपूर्ण निगाहों से उसका सामना हुआ। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। उसे जाने देना संभव है, हालांकि मुझे एक समस्या है। सूरज चौहान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, मानो उन्हें इस घटनाक्रम में दिलचस्पी हो। क्या स्थिति है? मेरा एक दोस्त है जो आपके साथ मुकाबला करना चाहता है। आस्था की आवाज सपाट थी। अगर तुम उसे हरा देते हो तो मैं यह बेकार की चीज तुम्हें वापस कर दूंगा। सूरज चौहान ने उनकी बात सुनकर धीरे से ओह कहा। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसकी तेज आंखों में एक धूर्तता भरी चमक थी। उसने 2 सेकंड तक सोचा, फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, अगर मैं आपके दोस्त को हरा दूं, क्या आप मुझे भुगतान करेंगे? अथर्व, आस्था के कुछ हद तक स्तब्ध चेहरे को देखकर सूरज चौहान ने आलस्य से कंधे उचका दिए। मेरा एकमात्र उद्देश्य इस मूर्ख को वापस लाना है। अपने दोस्त से लड़ना मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता। उसने अपनी 2 उंगलियों को आपस में रगड़ा। तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अथर्व को स्तब्धता का अनुभव हुआ। यह आदमी सचमुच ड्रैगन पालने के प्रति जुनूनी था। वह जो कुछ भी करता था, पैसे के बारे में ही सोचता था। उसने ठंडी निगाहों से सूरज चौहान की ओर देखा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उसे यहीं मार डालूंगा? सूरज चौहान ने यह सुना और उदासीनता से हंस पड़ा। मेरे बॉस ने मुझे उसे वापस लाने के लिए कहा है। उसे जिंदा या मुर्दा वापस लाने से क्या फर्क पड़ता है? आस्था के हाथों में थामे आर्यन इन शब्दों को सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आकाश में विराजमान सूरज चौहान पर उन्मादपूर्ण दहाड़ मारी। सूरज चौहान, तेरी दादी की ऐसी तैसी। सूरज चौहान ने उसकी गालियों को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में केवल पैसों की लालसा भरी हुई थी। अथर्व, उसे लगा कि इस लालची व्यक्ति से एक और शब्द कहना व्यर्थ होगा। आस्था ने एक उंगली आगे बढ़ाई। 1 मिलियन। उनकी आवाज स्पष्ट और सुस्पष्ट थी। अगर तुम मेरे दोस्त को हरा सकते हो तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। उसके बोलते ही सूरज चौहान के चेहरे से आलस्य और उदासीनता पल भर में बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसकी जगह एक अभूतपूर्व उत्साहपूर्ण मुस्कान थी। कोई बात नहीं बॉस। उसने अपनी छाती थपथपाई और उसका रवैया पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गया। तुम्हारा दोस्त अब कहाँ है? मैं अभी से थोड़ा अधीर हो रहा हूँ। आस्था ने व्यर्थ की बातें बंद की, आर्यन को उठाया और आकाश में उड़ गई। रात के आकाश में केवल एक ठंडी टिप्पणी ही रह गई थी। अनुसरण करना। यह देखकर सूरज चौहान ने तुरंत अपने नीचे मौजूद सिल्वर ड्रैगन को उकसाया। चलो अपने नए बॉस के पीछे चलते हैं।
सिल्वर ड्रैगन ने एक तीखी गर्जना की और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनका पीछा किया। नीचे सदमे से उबर रहे कुछ दर्शक बारिश में एक दूसरे को देख रहे थे। तीनों लोग और एक ड्रैगन तेजी से पूर्वी सागर शहर की ऊंची दीवारों से बाहर निकलकर सुनसान जंगल की ओर तेजी से बढ़ गए। सूरज चौहान सिल्वर ड्रैगन पर सवार होकर आस्था के पीछे पीछे इत्मीनान से चल रहे थे। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। चूंकि दूसरी पार्टी उन्हें चुनौती देना चाहती थी, इसलिए वे निश्चित रूप से एक अप्रतिबंधित बाहरी स्थान का चयन करेंगे। इस तरह दोनों पक्ष बिना किसी रोकटोक के लड़ सकते थे। भले ही प्रतिद्वंदी के पास आर्यन को आसानी से हराने की ताकत हो, भले ही प्रतिद्वंदी पूरी तरह से तैयार था, सूरज चौहान शांत रहे। उनमें वह आत्मविश्वास था। पूरे ईस्ट सी सिटी में उससे ज्यादा मजबूत पेशेवर कोई नहीं था। जल्द ही आस्था की गति धीमी होने लगी, जिससे वे एक परिचित क्षेत्र में पहुंच गए। पुराना शहर क्षेत्र। यहाँ की हर चीज पर कुछ महीने पहले हुए युद्ध के निशान अभी भी मौजूद थे। खंडहर हो चुकी दीवारें, झुलसी हुई जमीन और सल्फर की हल्की सी गंध अभी भी हवा में व्याप्त थी। सूरज चौहान की निगाहें खंडहरों पर घूम गईं। उनकी आंखों में कुछ असामान्य सी हल्की सी चमक दिखाई दी। जैसे जैसे वे और नीचे उतरते गए, अंततः उसने नीचे जर्जर इमारत के ऊपर एक आकृति देखी। उस व्यक्ति ने ऊंचे कॉलर वाला लंबा काला ट्रेंच कोट पहना हुआ था। ट्रेंच कोट के बटन खुले हुए थे, जो रात की हवा में स्वतंत्र रूप से खुला हुआ था, जिससे उसकी छाती पर बना आकर्षक चांदी का अर्धचंद्राकार प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा था। इस समय शौर्य ने अपने बालों को करीने से पीछे की ओर कंघी करके सिर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा जूड़ा बना रखा था। उसके माथे पर बालों की कुछ लटें लटक रही थीं, जो उसकी तेज बाज जैसी आंखों को छुपाने में असमर्थ थीं। उनकी ठुड्डी पर अब भी उनकी वही खास, थोड़ी घिसी पिटी दाढ़ी थी। उसके पीछे काले कपड़े में लिपटी एक लंबी तलवार तिरछे तरीके से रखी हुई थी। वह व्यक्ति ठंडी बारिश में भीगा हुआ था, मानो एक स्थिर मूर्ति हो, जो एक तरह की अलगाव और तीक्ष्णता का प्रदर्शन कर रही हो, जो दूसरों को उससे दूरी बनाए रखने की चेतावनी दे रही हो। जब सूरज चौहान ने यह आकृति देखी, तो वह थोड़ा अचंभित हुए बिना नहीं रह सके। इस व्यक्ति, वह मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लगा, जैसे कि उसने उसे पहले कहीं देखा हो। ठीक उसी समय अथर्व द्वारा नियंत्रित आस्था आर्यन को लेकर एक अन्य इमारत की छत पर स्थिर रूप से उतर चुकी थी। उसने अधमरे आर्य को लापरवाही से अपने हाथ से फेंक दिया। फिर उन्होंने सूरज चौहान की ओर देखा। उनकी आवाज सपाट थी। अब आपकी उससे लड़ाई होगी। वह रुका, फिर अर्थपूर्ण स्वर में बोला, आपको पूरी जान लगा देनी चाहिए, आप जानते हैं। सूरज चौहान ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी छाती थपथपाई। चिंता मत करो बॉस, पैसा मिल गया, काम हो गया। अथर्व की आंख फड़क उठी। देखो तुम कितने घमंडी हो। बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी पिटाई करता हूं या नहीं, बस इतना ही। आस्था ने बस हम्म कहकर हल्की सी आवाज निकाली। फिर उसकी आकृति स्याही के एक पोखर में बदल गई और वह बेहोश आर्यन को अपने साथ ले गया, चुपचाप छत पर मौजूद अंधेरे में विलीन हो गया और गायब हो गया। सूरज चौहान सिल्वर ड्रैगन पर सवार होकर धीरे धीरे नीचे उतरे और इमारत के ऊपर मंडराने लगे। उसने छत पर खड़े उस शांत व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, दोस्त, क्या हम पहले मिल चुके हैं? छत पर शौर्य की आंखें अभी भी बंद थीं, मानो उसने सूरज चौहान का सवाल सुना ही न हो। एक क्षण के बाद अथर्व की चेतना शीघ्र ही स्थानांतरित हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन आंखों में उत्साह और प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी।
क्या तुम भूल गए? शौर्य की आवाज थोड़ी कर्कश थी, जिसमें अनियंत्रित पागलपन की झलक थी। कुछ महीने पहले ठीक यहीं पर $10 लाख के इनाम के लिए तुमने उस टूटे हुए ड्रैगन का इस्तेमाल करके मुझ पर ड्रैगन की सांस का छिड़काव किया। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया, जिससे उसके सफेद दांतों से भरा मुंह दिखाई दिया। उसकी मुस्कान डरावनी थी। क्या आज इस हिसाब को ठीक से निपटाने का समय नहीं आ गया है? सूरज चौहान पहले तो स्तब्ध रह गए। फिर मानो कुछ याद आने पर उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और नीचे मौजूद आकृति की ओर इशारा करते हुए अपनी आवाज की लय भी बदल दी। नहीं, नहीं, एक मिनट रुको। तुम वो वीरता हो? अथर्व ने व्यर्थ की बातें बंद कर दी। अगले ही पल क्लैंग, रात के आकाश में तलवार की एक स्पष्ट गर्जना गूंज उठी। राजा के वध करने वाले की तलवार अचानक खिंच गई। पलक झपकते ही तलवार से सुनहरी रोशनी की एक चमकदार किरण निकली, जो घने काले बादलों को चीरती हुई ठंडी बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ी। इस समय पूरा धुंधला और जर्जर पुराना शहर क्षेत्र इस पवित्र और प्रभावशाली सुनहरी रोशनी से ऐसे जगमगा रहा था मानो दिन का उजाला हो। जैसे ही सुनहरी तलवार म्यान से बाहर निकली, सूरज चौहान की निगाहें थम गईं। यह तलवार, कुछ तो गड़बड़ है। वह विशाल शक्तिशाली ऊर्जा मानो आकाश और पृथ्वी को अलग कर रही हो। क्या यह एक पौराणिक रैंक हो सकती है? सूरज चौहान का दिमाग एक पल के लिए क्रैश हो गया। कुछ महीने पहले सिल्वर ड्रैगन द्वारा स्पष्ट रूप से जलाकर राख कर दिया गया एक व्यक्ति अब उसके ठीक सामने जीवित खड़ा था। वह न केवल मरा नहीं था, बल्कि उसने ऐसे उपकरण पहन रखे थे जो महंगे प्रतीत होते थे। उसके हाथ में एक पौराणिक श्रेणी का हथियार भी था। आखिर चल क्या रहा था? सूरज चौहान को लगा कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। वह क्षण भर के लिए विचारों में खो गया था। शौर्य चला गया। उसने अपनी कलाई झटक दी और एक चमकदार बिजली की रोशनी में लिपटा हुआ तीर उसके हाथ से निकला, जो एक चांदी की रेखा में बदल गया और सीधे सूरज चौहान के चेहरे की ओर चला गया। डांट की गति अत्यंत तीव्र थी। सूरज चौहान की प्रतिक्रिया तो और भी तेज थी। उसने बस अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और तीर उसके गाल को छूते हुए निकल गया और उसके पीछे एक जर्जर इमारत की दीवार में जा धंस गया। एक तलवारबाज छिपे हुए हथियारों से खेल रहा है। सूरज चौहान के होंठ थोड़े तिरस्कारपूर्ण भाव से फड़क उठे। इस स्तर का हमला उसके लिए मामूली सी बात थी। हालांकि अगले ही पल उनके चेहरे पर मौजूद सुकून भरे भाव पूरी तरह से जम गए। नीचे छत पर मौजूद आकृति बिना किसी निशान के गायब हो गई। सूरज चौहान के मन में एक अलार्म बज उठा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी ओर से खतरे का एक बेहद तीव्र एहसास फूट पड़ा। उसने अपना सिर तेजी से घुमाया। उसे केवल शौर्य की आकृति दिखाई दी, जो किसी अज्ञात समय पर उसके बगल में प्रकट हुआ था। वह व्यक्ति टिमटिमाती बिजली से घिरा हुआ था और उसके हाथ में मौजूद सुनहरी लंबी तलवार बिजली के एक बोल्ट में बदल गई, जो रात के आकाश को चीरती हुई उस पर जोरदार प्रहार करने के लिए आई। जोरदार प्रहार। बूम! यह तलवार का वार बिना किसी संकोच के किया गया था। सूरज चौहान के पास बचाव के लिए कोई भी कदम उठाने का समय नहीं था। उसे तलवार से निकलती हुई एक अदम्य भयावह शक्ति का ही एहसास हो रहा था। उसके नीचे मौजूद चांदी के ड्रैगन ने गुस्से में दहाड़ मारी। एक आदमी और एक ड्रैगन मानो किसी तेज रफ्तार ट्रेन की सीधी टक्कर से टकरा गए हों, पल भर में हवा में उड़ गए। गड़गड़ाहट। चांदी की विशालकाय आकृति अपने रास्ते में कई जर्जर परित्यक्त इमारतों को तोड़ती हुई आगे बढ़ी।
ईंटें, सरिया, कांच के टुकड़े हर जगह उड़ गए। अंत में सिल्वर ड्रैगन का विशालकाय शरीर इमारती मलबे के ढेर से बुरी तरह टकराया, जिससे धूल का बादल उठ गया। भीषण प्रभाव से पूरा पुराना नगर क्षेत्र बुरी तरह कांप उठा। शौर्य को नियंत्रित करते हुए अथर्व स्थिर रूप से छत पर वापस उतर गया। उसने दूर स्थित क्षतविक्षत खंडहरों को देखा, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसने वार कर दिया था, लेकिन उसे कोई राहत महसूस नहीं हुई। 12457 उसने तलवार के उस वार से हुए नुकसान की संख्या स्पष्ट रूप से देख ली थी। उनकी अपेक्षा के अनुसार इस तरह के निकटवर्ती गुप्त हमले, साथ ही राजा की हत्या करने वाले हथियार की भयावह आक्रमण शक्ति के संयोजन से सूरज चौहान को कम से कम गंभीर रूप से घायल कर देना चाहिए था, यदि वह तुरंत मर न भी जाए। हालांकि वास्तविकता इससे भिन्न थी। उन्होंने सूरज चौहान के हेल्थ बार पर बस एक नजर डाली थी। 10,000 से अधिक क्षति झेलने के बाद भी प्रतिद्वंदी के स्वास्थ्य में केवल मामूली सी कमी आई थी। इस आदमी की सेहत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? यह तो कृष से भी ज्यादा अपमानजनक था। खंडहरों में सूरज चौहान ने अपना थोड़ा चक्कर खा रहा सिर हिलाया और झट से सिल्वर ड्रैगन की पीठ पर वापस पलट गया। उसने अपने ऊपर चिपकी धूल झाड़ी, दूर छत पर मौजूद आकृति की ओर देखा। उसका चेहरा अब भी शांत था, थोड़ा दिलचस्प। वह मुस्कुराया, जिससे उसके सफेद दांतों से भरा मुंह दिखाई दिया। अगर कोई और होता तो तलवार के उस वार से शायद उसकी मौत हो जाती। बहुत बुरा हुआ तुम मुझसे मिल गए। गर्जन। उसके नीचे मौजूद चांदी के ड्रैगन ने एक तीखी ड्रैगन दहाड़ मारी। एक अदृश्य दबाव ज्वार की तरह सभी दिशाओं में फैल गया। इसके परिणामस्वरूप पूरे पुराने शहर के इलाके की जमीन हिंसक रूप से कांप उठी। दीवार के पुराने प्लास्टर के अनगिनत टुकड़े सरसराहट के साथ गिर पड़े। अथर्व के दिमाग ने तुरंत सिस्टम का संकेत सुन लिया। डिंग। शौर्य ड्रैगन की शक्ति से प्रभावित है। गति 30% कम हो गई। शौर्य की आक्रमण शक्ति 20% कम हो गई। अवधि 2 मिनट। अथर्व ने तुरंत इमारतों के बीच कुछ कदम दौड़ने की कोशिश की। वास्तव में वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर बहुत भारी होता जा रहा है और उसकी चाल काफी धीमी हो गई थी। ठीक उसी समय सूरज चौहान सिल्वर ड्रैगन पर सवार होकर वापस आकाश में उड़ चुके थे और सैकड़ों मीटर ऊपर चक्कर लगा रहे थे। वह स्पष्ट रूप से शौर्य के अचानक और अप्रत्याशित हमले से खुद को बचा रहा था और जानबूझकर उससे दूरी बनाए हुए था। गर्जन। सिल्वर ड्रैगन ने फिर से दहाड़ मारी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और गहरी सांस ली। इसके मुख में तेजी से चकाचौंध भरी सफेद सुनहरी रोशनी एकत्रित हो गई। अगले ही पल दैवीय दंड की तरह ड्रैगन ब्रीथ की एक मोटी धारा बारिश के पर्दे को चीरती हुई शौर्य की स्थिति की ओर सटीक रूप से बढ़ी। अथर्व की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने जरा भी रोकने की हिम्मत नहीं की। अपने पैरों से धक्का देकर उसका शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह तेजी से एक तरफ हट गया। धमाका। ड्रैगन ब्रीथ ने उस जगह पर प्रहार किया जहां वह अभी खड़ा था और पूरी इमारत पल भर में एक विशाल गड्ढे में पिघल गई, फिर एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। अथर्व खंडहर हो चुकी इमारतों के बीच से तेजी से आगे बढ़ा और आकाश से लगातार बरस रही ड्रैगन ब्रीथ से बचता रहा। एक और ड्रैगन ब्रीथ को अपने सभी भागने के रास्ते बंद करते हुए देखकर उसने जरा भी संकोच नहीं किया और एक और तीर फेंका, जो दूर स्थित एक इमारत की दीवार में जा लगा। थंडर ब्लिंक सी। उसकी आकृति पल भर में अपने मूल स्थान से गायब हो गई और सैकड़ों मीटर दूर प्रकट हुई।